हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 12। अभी तक आपने देखा, सना ने फ्रिज को खोलकर देखा, लेकिन फ्रिज में भी कुछ नहीं था। सना उदास हो गई और खुद से कहा, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत भूख लगी है, और यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है। अब क्या करूँ? सना ने सोचा, एक काम करती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। इतना सोचते हुए सना ने जल्दी से फ्रिज से सब्जियां निकाली, लेकिन फिर उसे याद आया, उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। सना का चेहरा मुरझा गया। उसने एक गहरी सांस ली और फ्रिज से पानी का बोतल निकाला, पानी पिया और सोने चली गई। और अब आगे सना बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आंखों में नींद की जगह आंसू थे। उसे भूख लगी थी। पिछले 2 दिनों से वो करीम के घर पर कुछ भी नहीं खा पा रही थी, और बाहर खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अगर वो खाने में अपने पैसे खर्च कर देती तो भला आने जाने का किराया कैसे मैनेज करती? सना एकटक सीलिंग फैन को देख रही थी। उसके आंखों से आंसू गिरकर उसकी आंख के कोनों से बहते हुए कानों तक जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में अनाया ने काफ़ी कोशिश की थी कि करीम उसके करीब आ जाए, लेकिन उसकी कोशिश पूरी नहीं हुई। हालांकि कबीर उसके साथ मानसिक रूप से जुड़ा हुआ था। अनाया जो भी कहती थी, उसकी जो भी डिमांड होती थी, करीम उसे पूरा करता था। अनाया सालों से करीम की गर्लफ्रेंड थी और उसका फैमिली स्टेटस, उसका रहन सहन सब कुछ करीम से मिलता जुलता था। अनाया बहुत एलिगेंट तरीके से रहना खाना पीना पसंद करती थी और अपने बाप के पैसों और करीम के पैसों पर खुलेआम ऐश करती थी, और करीम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज भले ही करीम और अनाया वहाँ साथ में रुके थे और एक कमरे में थे, लेकिन अनाया जानती थी कि करीम उसके बहुत करीब नहीं आएगा, इसीलिए उसने बस अपने काम को निकालने का मतलब रखा। अनाया और करीम दोनों होटल के कमरे में थे और करीम हमेशा की तरह लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अनाया उसके पास आई और उसने करीम के लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, करीम, क्या तुम सुधर नहीं सकते? मैं सालों से तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम हो कि मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। इतना कहते हुए अनाया ने इतराने का नाटक किया। उसने एक बेहद सेक्सी रेड कलर शॉर्ट गाउन पहना हुआ था। वो करीम को रिझाने की कोशिश कर रही थी। करीम ने उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर ली। अनाया का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेबी? क्या तुम मेरे साथ प्यार नहीं करना चाहते? अनाया ने करीम के गले में अपनी बाहें डाल दी और गोद में जाकर बैठ गई। उसकी मुस्कुराहट दिलकश थी। अनाया सुंदर और हॉट लग रही थी। करीम की जगह कोई और होता तो जरूर ही पिघल जाता, लेकिन ये करीम था। करीम कपूर, जिसे अपने दिमाग पर बहुत कंट्रोल था। करीम ने गहरी सांस छोड़ते हुए अनाया के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी गोद से हटाते हुए कहा, असल में मैं भी थोड़ा काम करना चाहता हूँ। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। ओह, क्या तुम्हारा काम मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है बेबी? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहे हो? अनाया ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए शिकायत की। करीम ने अनाया की आंखों में आंसू देखा तो उठकर अनाया के पास और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि मुझे काम से कितना प्यार है। मैं अपने काम से जितना प्यार करता हूँ उतना शायद दुनिया में किसी से भी नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन लेकिन अनाया ने आंसू भरी नज़र से करीम की तरफ देखा। जब करीम ने खिड़की से बाहर देखा और फिर कहा, अनाया, तुम्हें पता है ना, हमारा कोई भविष्य नहीं है। हम दोनों की ही फैमिली हमारी शादी के लिए रेडी नहीं है। करीम ने इतना कहा और चुप हो गया और अनाया को देखने लगा। अनाया ने करीम की बात सुनी और फिर उसके पास आकर पीछे से उसे गले लगा लिया और प्यार से कहा,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता करीम कि हमारी फैमिली हमारी शादी के खिलाफ है। जब तक तुम साथ हो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। करीम ने अनाया की बातों को गौर से सुना और सोचने लगा। ये लड़की अनाया जो उससे प्यार करती थी, भला करीम उसे धोखा कैसे दे सकता है। उसे अनाया को बता देना चाहिए कि उसने शादी कर ली है। जहाँ करीम को अपने मन में अनाया को धोखा देने के लिए गिल्ट फील हो रहा था, वहीं अनाया अपने मन में सोच रही थी, करीम मैं तुम्हें कभी भी छोड़ नहीं सकती। तुम मेरे लिए सोने की मुर्गी हो। प्यार मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से है, और ये पैसा मैं किसी को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। मेरी शादी तुमसे हो या ना हो। अपने मन में ये सब सोचते हुए करीम और अनाया पहले तो चुप थे। फिर करीम ने अनाया को खुद से अलग किया और कहा, जाओ सो जाओ, कल हम यहाँ घूमने चलेंगे। हाँ ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। अनाया ने कहा और वहाँ से अपने कमरे में चली गई। करीम भी अब अपना काम करने लगा। वहीं अनाया जब कमरे में गई तब उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कहा, विनय बेबी मैं आ गई। अनाया के इतना कहते ही विनय जो वॉशरूम में था वो वॉशरूम से बाहर आ गया। विनय ने केवल एक अंडरवियर ही पहन रखा था और उसकी सिक्स पैक बॉडी नेक थी। अनाया ने उसे सेडेक्टिव अंदाज में देखा और उसके पास जाकर उसके नेक्ड बॉडी को सहलाते हुए कहा, ओह बेबी तुम्हारा यही अंदाज मुझे बहुत पसंद है। फिर अनाया ने विनय के होठों को अपने होठों से चूम लिया। विनय के हाथ अब अनाया के कमर के ऊपर के हिस्से को प्रेस कर रहे थे, जिससे अनाया की हल्की सिसकियां निकलने लगी थी। विनय ने अनाया के कमर के ऊपर के सॉफ्ट हिस्से को प्रेस करते हुए हुकी टोन में कहा, बेबी क्या करीम ने कुछ किया तुम्हारे साथ। विनय के इस सवाल को सुनकर अनाया ने उसके होठों को बाइट करते हुए कहा, नो बेबी उसे रिझाना बहुत मुश्किल है। अनाया की ये बात सुनकर विनय हंसने लगा और कहा, इज करीम अ मैन और नॉट। ओ बेबी तुम उस करीम को छोड़ो और आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम पास आओ ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। अनाया को विनय के जिस्म की तलब थी और विनय भी जानता था कि अनाया को सेटिस्फाइड करना कितना मुश्किल है। ये लड़की लड़कों के जिस्म की इतनी भूखी होती है कि उसका मन ही नहीं भरता मानो। विनय ने अनाया को अपनी गोद में उठा लिया और उसके सॉफ्ट हिस्से को चूमते हुए बेड पर आ गया। विनय ने अनाया के सारे कपड़े को उसकी बॉडी से अलग किया और अपनी नज़र में हवस भरकर जी भर के अनाया को देखने लगा। वहीं अनाया की आंखों में मानो जिस्म की भूख बढ़ती जा रही थी। अनाया ने विनय को कसकर पकड़ लिया और उसके हाथ को अपनी बॉडी पर रखते हुए कहा, बेबी प्लीज़ सेटिस्फाई मी। अनाया के इतना कहते ही विनय उसके ऊपर आ गया और उसने अनाया को चूमना शुरू कर दिया। कमरे का माहौल पूरी तरह गर्म था और कमरे में सिसकियों की आवाज़ गूंजने लगी। अनाया और विनय एक बार फिर करीम को धोखा देते हुए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। कुछ दिनों बाद आज करीम को इंडिया से बाहर गए 6 दिन से अधिक हो गया था और इसी बीच सना के साथ करीम के घर में उसकी नौकरानी सोफिया का बिहेवियर अच्छा नहीं था। सोफिया ने करीम की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सना को परेशान करने के बारे में सोचा था और वो कर भी रही थी। इन कुछ दिनों में सोफिया ने सना के लिए घर में खाना पकने ही नहीं दिया और सना के साथ वो बदतमीजी से पेश आने लगी थी। सोफिया ने एमिली को भी घर से निकाल दिया था क्योंकि एमिली सोफिया की बात को न मानते हुए सना का साथ देना चाहती थी। इसीलिए सना अब बस करीम के घर पर सोने के लिए ही जाती थी और उस पर भी सोफिया उसे ताने देती, फालतू बातें सुनाती थी।
आज सना सुबह सुबह उठकर अपने काम पर चली गई थी। कई दिनों से उसने भर पेट खाना नहीं खाया था। केवल वड़ा पाव और कुछ इधर उधर की चीजों से ही अपना पेट भरा हुआ था। सना का सर सुबह से घूम रहा था। उसे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और काम पर आ गई थी। सना ऑफिस में थी और अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला। सना ने देखा काव्या उसके सामने खड़ी थी और गुस्से से घूर कर देख रही थी। सना ने जैसे ही काव्या को देखा वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और कहा, मैम आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुलवा लिया होता। सना की आवाज़ बहुत मासूम और प्यारी थी, लेकिन काव्या को ये आवाज़ कर्कश भरी लगी। उसने तेज आवाज़ में सना से कहा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या हुआ मैम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सना ने मासूमियत से काव्या को देखा और पूछा। काव्या ने सना की तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इतनी भोली मत बनो। क्या मैं नहीं जानती कि तुम केवल एक सैलरी लेने के लिए हमें बेवकूफ़ बना रही हो? तुम्हें यहाँ पर आए 15 दिन हो गए हैं और अब तक तुम्हारी तरफ से एक न्यूज़ भी नहीं आई। मिसेज रायजादा की न्यूज़ तो भूल ही जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैडम। सना ने काव्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन काव्या तो जैसे आई थी सना को सुनाने के लिए ही। इस वक्त सना के केबिन के बाहर बाकी एम्प्लॉयज़ की भीड़ लग गई थी और सब वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तभी काव्या डेविल तरीके से मुस्कुराई और कहा, वैसे तो मैं जानती हूँ इन 15 दिनों में तुमने कुछ नहीं किया, तो आगे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन चलो, दिया तुम्हें ये 15 दिन। इन 15 दिनों में अगर तुमने अपना चैलेंज पूरा नहीं किया तो समझो तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं मिलेगी। समझी? वाट? लेकिन मैम, सना ने कुछ कहना चाहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन काव्या ने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और वहां से चली गई। काव्या के जाते ही बाहर खड़ी प्रिया जल्दी से अंदर आ गई। उसने अपना सर हिलाया और सना की तरफ देखा। सना बिल्कुल हताश हो गई थी। अब बात बस इस जॉब की नहीं थी, बात थी सना के भूख की। सना को अपनी सैलरी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन जॉब तो उसकी फिक्स थी नहीं और अब जो उसे मिलने की जगह थी वो भी मिलने वाली नहीं थी। प्रिया ने सना को हताश देखा तो उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सना प्लीज़ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया के इतना कहने पर सना ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर बह गए। सना ने एक हाथ से अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, अब कुछ नहीं होगा प्रिया, मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सना ने कहा और फिर बड़बड़ाती हुई खुद में खोई हुई सी वहाँ केबिन से चली गई। सना जब केबिन से निकली तब उसे अभिषेक सामने दिखाई दिया। अभिषेक ने भी सना को देखा तो डरता रह गया। उसने अपने मन में सोचा, ये कमाल की लड़की है, अगर किसी तरह एक रात मेरे बिस्तर पर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। क्या सना का जीवन ऐसे ही अकेलेपन और गरीबी में बीत जाएगा? क्या लिखा है सना की किस्मत में? जानने के लिए आप सब पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।